तो अभी तक हमने एनर्जी ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड डिराइव कर ली है। नेक्स्ट इज एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। तो एनर्जी तो डिराइव कर ली है, अभी हमें एनर्जी डेंसिटी चाहिए। सो व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी डेंसिटी? एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखो यहाँ पे कि सबसे पहले तो हम जो डिवाइस यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं वो है सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड के अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है म्यू 0 एन आई, ये हमने बहुत पहले डिराइव कर लिया था मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में। तो सोलेनॉइड की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें भी मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमें डिराइव करनी है। तो चलिए देखते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी कितनी रहती है? तो मैग्नेटिक फील्ड की जो एनर्जी रहती है, लेट इट बी यू। सो यू स्टैंड्स फॉर एनर्जी ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड एंड इट इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। दिस इज द एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब मान लो ये आपका सोलेनॉइड है जिसका ये जो एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये है ए और ये जो लेंथ है आपकी वो है एल। सो एनर्जी डेंसिटी क्या कोई सिंबल है यहाँ पे? तो उन्होंने एनर्जी डेंसिटी के लिए स्मॉल यू, ये म्यू हो जाएगा, स्मॉल यू बी ऐसा सिंबल यूज़ किया, स्मॉल यू बी, एंड इट इज इक्वल टू यू अपॉन वॉल्यूम। नाउ वॉल्यूम ऑफ दिस सोलेनॉइड इज ए इंटू एल। सो ए इंटू एल। व्हाट इज दिस यू? यू इज हाफ एल आई स्क्वायर इंटू ये डिवाइडेड बाय ए एल। सो दिस इज मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। परंतु यहाँ पे अब थोड़े बहुत चेंजेस हम करने वाले हैं, तो इसके लिए आपको फिर से वो पहले वाला डेरिवेशन यूज़ करना पड़ेगा। पहले वाला डेरिवेशन है कौन सा? इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड, ये आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड में हमने एक पैरामीटर डिराइव कर लिया था। अब देखो मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ। इट इज़ हाफ कैपिटल एल यानी इंडक्टेंस है अपॉन एल स्मॉल एल यानी लेंथ है इनटू आई स्क्वायर अपॉन ए। और ये कैपिटल एल अपॉन स्मॉल एल के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे यू बी इज इक्वल टू हाफ, कैपिटल एल अपॉन स्मॉल एल के लिए हमारे पास है म्यू 0 एन स्क्वायर ए, म्यू 0 एन स्क्वायर ए। ये किसके लिए लिखा मैंने? ये मैंने लिखा एल बाय एल के लिए। अब यार ये कहाँ से डिराइव किया? तो ये हमने डिराइव किया था जब हमने सोलेनॉइड का इंडक्टेंस डिराइव किया था, तब हमने ये डिराइव कर लिया था। सो म्यू 0 एन स्क्वायर ए इंटू आई स्क्वायर अपॉन ए। सो यू बी इज इक्वल टू, अब ये ए और ये ए कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा हाफ म्यू 0 एन स्क्वायर आई स्क्वायर, हाफ म्यू 0 एन स्क्वायर आई स्क्वायर। ये बेसिक फार्मूला हमें मिलता है। दिस इज नथिंग बट एनर्जी डेंसिटी। पर जब हम बात करते हैं सोलेनॉइड की, तो सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड रहता है वो कितना रहता है? सो सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा दैट इज बी इज इक्वल टू म्यू 0 एन आई। तो क्या मैं यहाँ पे बी को अरेंज कर सकता हूँ? यस, मैं यहाँ पे बी को अरेंज कर सकता हूँ। कैसे? देखो एनर्जी डेंसिटी यू बी यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ म्यू 0 स्क्वायर एन स्क्वायर आई स्क्वायर। मैंने यहाँ पे क्या किया? बस म्यू 0 को स्क्वायर कर दिया। तो अगर मैं इसको स्क्वायर करता हूँ तो मुझे डिवाइड बाय म्यू 0 करना पड़ेगा। मैंने इसी में थोड़ी एडजस्टमेंट की। क्या कर ली मैंने? म्यू 0 को स्क्वायर किया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड बी को अरेंज करना है। अब देखो ये म्यू 0 एन स्क्वायर आई स्क्वायर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? यू बी यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ, कैन आई राइट दिस एज बी स्क्वायर अपॉन म्यू 0, बी स्क्वायर अपॉन म्यू 0। देखो क्यों? क्योंकि b इज म्यू 0 एन आई, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? म्यू स्क्वायर एन स्क्वायर आई स्क्वायर। सो म्यू स्क्वायर एन स्क्वायर आई स्क्वायर, तो वो हो जाएगा बी स्क्वायर। सो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू 0। और उन्होंने एक बात यहाँ पे कही है, दिस इज़ माय फाइनल एक्सप्रेशन, ये जो है ये फाइनल एक्सप्रेशन है। और उन्होंने ये बात कही कि दिस एक्सप्रेशंस आर एप्लीकेबल टू एनी मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये एक्सप्रेशन जो है ये एप्लीकेबल है। बेसिक तो ये भी है, और अगर मान लो दे हैव गिवन वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली,
ये कब यूज़ करना है? जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिया है। बट अगर उन्होंने डायरेक्टली मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी है, इन दैट केस यू कैन यूज़ दिस एक्सप्रेशन। म्यू ज़ीरो की वैल्यू आपको पता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, तो बस वही यहाँ पे यूज़ करनी थी। आई होप ये बहुत ही सिंपल डेरिवेशन था, और इसमें से कई सारी टर्म्स हमने पहले ही डिराइव कर ली थी। ये हमने पहले डिराइव कर लिया है हाफ एल आई स्क्वायर, ये भी एल बाय एल ये भी हमने डिराइव कर लिया है, म्यू ज़ीरो एन स्क्वायर है। तो बहुत सारी टर्म जो है वो पहले ही हमने डिराइव करके रख दी है, उनको बस हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है, बाकी कुछ भी नहीं। तो ये था एक और डेरिवेशन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट इज़ म्यूचुअल इंडक्टेंस। हमने जो एल देखा ना, तो ये जो एल हमेशा हम देख रहे हैं ना, ये है सेल्फ इंडक्टेंस। और अब हम बात करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस की। तो हम देखते हैं क्या है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो उससे पहले ना हम फिर से सेल्फ इंडक्टेंस को ज़रा सा रिवाइज कर लेते हैं। हाँ जी, तो व्हाट इज़ म्यूचुअल इंडक्टेंस, उससे पहले हम समझ लेते हैं व्हाट इज़ सेल्फ इंडक्टेंस, जो हमने पहले भी कर लिया है। तो सेल्फ इंडक्टेंस यानी जिसको हमने सिंबल दिया था एल, तो एल क्या है बेसिकली? सेल्फ इंडक्टेंस क्यों कहते हैं? वो इसलिए क्योंकि अगर एक कॉइल है और इस कॉइल में अगर करंट पास हो रहा है एंड दैट करंट इज़ नॉट कांस्टेंट, if this current is not constant then there is some EMF induced in this coil itself। यानी इसमें जो बैक EMF इंड्यूस हुआ उसे हमने कहा था बैक EMF। so as there is current and that current is not constant, so due to that fact EMF, back EMF is induced in that coil। so back EMF is induced because of the current flowing in that coil itself। ठीक है, तो इसलिए इसमें जो कांस्टेंट हम ले रहे हैं उसे हम कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, क्योंकि इसी में बैक ईएमएफ जनरेट हुआ है, क्योंकि करंट जो है वो इसी में चेंज हो रहा था, इसकी वजह से इसे हम कहेंगे सेल्फ इंडक्टेंस एल। पर अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट इज लाइक दिस। सो इफ वी हैव अ कॉइल, वन कॉइल लाइक दिस, एंड वी हैव अ करंट पासिंग थ्रू दिस कॉइल, दिस इज कॉइल 1, and there is another coil kept near the first coil, and we are just connecting a galvanometer here. We are connecting galvanometer, and here we have some supply. So we are passing current through this coil, but as the current is passing, there is a magnetic field produced in this coil, and this magnetic field will be linking to second coil. This is coil 2. So due to, and if now let us assume कि current in this coil 1 is not constant, this current is not constant, तो क्या होगा? अगर current constant नहीं है तो ये जो फ्लक्स है जो इस दूसरे coil में से भी जा रहा है वो फ्लक्स चेंज होगा, और अगर ये फ्लक्स चेंज होता है so there is a EMF induced in coil 2. So EMF induced in coil 2 due to change in current in coil 1. So of course there is a mutual interaction in between these two coils. These two coils are electrically isolated, यानी क्या? इन दोनों coils में कोई भी electrical connection नहीं है, but they are magnetically coupled. Magnetically coupled यानी only magnetic field lines can pass through this coil because of coil 1. सो इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन है, बट फिर भी इसमें EMF इंड्यूस हो रहा है, और EMF इंड्यूस क्यों हो रहा है? बिकॉज फ्लक्स लिंकिंग विद दिस कॉइल इज चेंजिंग। तो अब इसमें जो EMF इंड्यूस हो रहा है ना, अब सिंबल्स मुझे देखने दो। यहाँ पे जो सिंबल है वो है E21। सो EMF इंड्यूस इन सेकंड कॉइल, EMF इंड्यूस इन सेकंड कॉइल ड्यू टू 1 इज इक्वल टू d phi 21 by dt। EMF induced in second coil due to 1, EMF induced in second due to 1 is equal to d phi 21 by dt. This is simple your Faraday's law and Lenz's law। पर अब phi जो है that is proportional to current, यहाँ पे उन्होंने दिया है कि as flux phi 21 is proportional to I1, phi 21 is proportional to I1, where I1 is the current flowing
I1 is the current flowing in coil 1. So phi 2 1 is proportional to I1, and hence phi 2 1 is equal to M21 into I1. So M21 is called as, this is your constant of proportionality, and this constant of proportionality is called as mutual inductance. और M21 इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं बिकॉज देयर इज EMF इंड्यूस इन सेकंड कॉइल ड्यू टू कॉइल 1. सो इसको मैं अगर थोड़ा अच्छे से लिखूँ तो आई कैन राइट दिस d∅dt की जगह पे M21 इंटू I1, and this can be further written as minus M21 di1 by dt. This is similar to सेल्फ इंडक्टेंस में हमें क्या मिला था, सेल्फ इंडक्टेंस में हमें मिला था E बैक EMF इज माइनस L di/dt. यहाँ पे 1 2 ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि एक ही कॉइल थी और उसी में EMF इंड्यूस हो रहा था. सो माइनस L di/dt, और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, माइनस M21 di/dt. यहाँ पे ये L जो था वो सेल्फ इंडक्टेंस था और यहाँ पे ये जो M है ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है. तो अगर हम देखें तो बाकी सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है वो सेम है इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में, बस नाम अलग है. यहाँ पे हमने नाम अलग अलग रखे, बट बाकी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है, यहाँ पे EMF है, यहाँ पे करंट है, यहाँ पे टाइम है. इधर भी EMF है, यहाँ करंट है, यहाँ पे टाइम है. सो ऑल फिजिकल क्वांटिटीज़ आर सेम, सिमिलर. सो मैं यहाँ पे कहूँगा कि जो यूनिट L का है दैट इज़ हेनरी, वही यूनिट यहाँ पे M का रहेगा. म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट भी यहाँ पे सेम रहेगा. नाउ एक और चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिलती है कि now as there is EMF induced in second coil that can be detected by this galvanometer, and if the EMF induced is also changing, if this EMF induced is also changing, तो यानी इसकी वजह से जो फ्लक्स अभी इधर आ रहा है, इसमें भी करंट जा रहा है, इस करंट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है. तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अभी इसमें लिंक होगा, तो इसमें भी EMF इंड्यूस होगा, इसमें भी EMF इंड्यूस होगा. उसे हम लिखेंगे E12, EMF इंड्यूस्ड in first coil due to second coil, EMF induced in first due to second, and it is equal to M12 di2 by dt, where I2 is the current in second coil, coil 2. So ये दूसरा हमें सिंबल मिल जाता है, बट ऐसा है कि there is always a symmetry in between two coils. There is always symmetry in between two coils. We'll not go into details of symmetry. What do you mean by symmetry in this case? But यहाँ पे डेरिवेशन नहीं है, अदरवाइज उस डेरिवेशन में हमें मिलता है कि M12 इज इक्वल टू M21. तो बिकॉज ऑफ सिमेट्री वी कैन राइट M12 इज इक्वल टू M21 एंड लेट इट बी इक्वल टू M. तो इसको हम जनरल सिंबल M ही दे देते हैं. सो बिकॉज ऑफ सिमेट्री M12 इज इक्वल टू M21 एंड दैट इज इक्वल टू M. इट इज़ बिकॉज ऑफ जस्ट सिमेट्री. बाकी कोई एक्सप्लेनेशन ये इक्वल क्यों है ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है, तो हम भी इसको ज़्यादा कंसिडर नहीं करेंगे. बट यूनिट विल बी सेम, हेनरी ही रहेगा यूनिट. और डेफिनेशंस भी अगर आप देखोगे तो डेफिनेशंस आपको सिमिलर टू सेल्फ इंडक्टेंस, यानी जो L की 3 डेफिनेशंस हमने देखी, हालांकि यहाँ पे 3 नहीं है, मेरे ख्याल से बस 2 ही डेफिनेशंस दी है. तो जैसी L की डेफिनेशन थी वही यहाँ पे M की डेफिनेशंस है. तो अगर मैं M को डिफाइन करने जाऊँ सो सबसे पहले तो यहाँ से फ्रॉम दिस इक्वेशन, सो M21 इज इक्वल टू फ्लक्स अपॉन current. So mutual inductance can be defined as flux linked with the second coil due to 1 per unit current in first coil. फिर से देखो, हाँ, flux linked with the second coil due to first coil per unit current in first coil because I1 है यहाँ पे. So M21 आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो. और ऐसी कोई डेफिनेशन हमें दिख रही है क्या? लेट मी सी. तो सो M12 इज़ नोन एज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल. नहीं, ऐसी कोई डेफिनेशन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है. बट एनीवे ऐसी कोई डेफिनेशन, स्पेशल डेफिनेशन, ऐसा कोई टॉपिक यहाँ पे नहीं दिया है. ठीक है. अल्टरनेटिव डेफिनेशंस ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऐसा टॉपिक यहाँ पे दिया है. तो अल्टरनेटिव डेफिनेशंस ऑफ इंडक्टेंस, हाँ, यहाँ पे है. द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 सर्किट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द 1 सर्किट पर यूनिट करंट इन अदर सर्किट. बराबर है.
magnetic flux linked with the one circuit due to current in other circuit. See phi 2 1 क्या है, flux linking with the coil 2 and current I1 कहाँ पे है, वो coil 1 में है. सो जैसे उन्होंने कहा है, ये मैं बात कर रहा हूँ पेज नंबर 282 की, द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू सर्किट्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द वन सर्किट पर यूनिट करंट इन अदर सर्किट. तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द वन सर्किट phi 2 1 पर यूनिट करंट इन अदर सर्किट. तो आई होप अभी तक ये आपको क्लियर हो गया होगा. देयर इज अनदर डेफिनेशन विच कैन बी रिटन लाइक दिस. देखो फ्रॉम दिस इक्वेशन, यहाँ से हम लिख सकते हैं, या फिर ये भी इक्वेशन ले लो या फिर ये भी, दोनों में डेफिनेशन हमें सेम मिलेगी. सो M21 इज इक्वल टू E21 डिवाइडेड बाय DI बाय DT, DI1 बाय DT. अब यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज ऑल्सो डिफाइंड एज EMF इंड्यूस्ड इन सेकंड या फिर EMF इंड्यूस्ड इन वन ड्यू पर यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन अदर. EMF इंड्यूस्ड इन वन पर यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन अदर. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कहाँ पे है, यहाँ पे है, और EMF कहाँ इंड्यूस हो रहा है, यहाँ पे. सो ऐसी भी डेफिनेशन यहाँ पे दी है, एग्जैक्ट वर्डिंग्स है. द म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस इन सेकेंडरी सर्किट पर यूनिट रेट ऑफ चेंज इन करंट इन प्राइमरी. तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी है क्या, तो प्राइमरी यानी जहाँ से आप सप्लाई दे रहे हो, तो यहाँ पे इस कॉइल को आपने सप्लाई दिया है, आपने यहाँ से करंट पास किया है, ठीक है. ऑफ कोर्स यहाँ भी करंट है, बट दैट इज इंड्यूस्ड करंट, वो इसकी वजह से इंड्यूस हुआ है ये करंट. सो जहाँ से आप करंट पास करते हो बाय कनेक्टिंग एक्सटर्नल पावर सप्लाई, यहाँ पे आप पावर सप्लाई कनेक्ट करते हो, इट मे बी AC और DC, बट आपने यहाँ पे पावर सप्लाई कनेक्ट किया है. तो जहाँ पे आप पावर सप्लाई कनेक्ट करते हो उस कॉइल को कहते हैं प्राइमरी, और जहाँ पे आप वोल्टेज इंड्यूस करते हो तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी, ठीक है. तो ये डेफिनेशन हम फिर से एक बार देख लेते हैं कि इट इज डिफाइंड एज वैल्यू ऑफ EMF इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी सर्किट यानी E21, EMF इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी इज E21 पर यूनिट रेट ऑफ चेंज इन करंट इन प्राइमरी, पर यूनिट रेट ऑफ चेंज इन करंट इन प्राइमरी DI1 बाय DT. तो यहाँ पे करंट चेंज हो रहा है, उसका रेट जो है यूनिट रेट वो है DI1 बाय DT. सो दिस इज डेफिनेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस. तो दो डेफिनेशंस तो यहाँ पे दी है, और सेल्फ इंडक्टेंस की 3 डेफिनेशंस हमें टेक्स्ट बुक में दी है. तो ये सारी डेफिनेशंस आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ऐसा 2 या 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स के लिए आएगा इंडक्टेंस के लिए, राइट ऑल डेफिनेशंस ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, तो वो पता होना चाहिए. हार्डली क्वेश्चन आएगा बट आ सकता है. या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस की 2 डेफिनेशन पूछेंगे 2 मार्क्स के लिए, तो वो भी, उसके लिए भी आपको रेडी रहना ज़रूरी है. सो एनीवे डेफिनेशंस हो गई हमारी. अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन टू सर्किट. तो ये जो डेरिवेशन है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन टू सर्किट्स, इसमें ना थोड़ा रैंडम कंक्लूजन उन्होंने बना लिया है. रैंडम कंक्लूजन कैसे बना लिया, ज़रा देखो क्या हो रहा है यहाँ पे कि E21 इज इक्वल टू M21 DI बाई DT. अब देखो मैं कैसे बात कर रहा हूँ. सो M21 यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा इंड्यूस्ड EMF रहेगा, बराबर है. मैं उल्टा भी बोल सकता हूँ. उल्टा कैसे बोलूँगा मैं, कि जितना ज़्यादा इंड्यूस्ड EMF है उतना ज़्यादा म्यूचुअल इंडक्टेंस. तो अगर मैं उल्टा देख लूँ, तो अदर डायरेक्शन में अगर मैं देखूँ, सो आई कैन से कि म्यूचुअल इंडक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EMF इंड्यूस्ड. और इसीलिए आपको एक इक्वेशन यहाँ पे दिखाई देगा E21, M इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E21, यानी म्यूचुअल इंडक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EMF इंड्यूस्ड. ऐसा है ओरिजिनली, अगर देखा जाए तो वो ऐसा है कि EMF इंड्यूस्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस, बट यहाँ पे ऐसा नहीं किया. उन्होंने थोड़ा रिवर्स डायरेक्शन में इस एक्सप्रेशन को लिखा है, और यहाँ पे DI बाई DT को कंसिडर नहीं किया, बस डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी उन्होंने यहाँ पे लिखे हैं, बाकी कुछ नहीं. दूसरा, what about E21? So what is E21? So can I say E21 depends on number of turns and ये ऐसा एक्सप्रेशन आपको दिखाई देगा कि E21 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2 K5. अब इसका मतलब क्या है, डायरेक्टली उन्होंने लिख तो दिया है.
सो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे रहेंगे उतना ज़्यादा फ्लक्स यहाँ पे लिंक होगा, जितना ज़्यादा फ्लक्स यहाँ पे लिंक होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स यहाँ पे मिलेगा आपको, और जितना ज़्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स रहेगा उतना ज़्यादा ईएमएफ आपको मिलेगा। तो सीधा सीधा है कि जितने ज़्यादा टर्न्स रहेंगे उतना ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसलिए E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2, but it is not N2 only, E is directly proportional to N2 and K phi1, K is some constant, K कोई तो एक constant है। So phi1, why phi1? Phi1 is flux because of coil 1, ये प्राइमरी coil है और ये है सेकेंडरी coil, so it is फ्लक्स phi1। तो जितना ज़्यादा phi1 रहेगा उतना ज़्यादा फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में से पास होगा, जितना ज़्यादा फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में से पास होगा उतना ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो यहाँ पे बेसिकली उन्होंने कैसे देना चाहिए था कि E21 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2 एंड E21 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू phi1 एंड हेंस E21 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2 इंटू K phi1। की को लेने की खास ज़रूरत नहीं थी, बट ठीक है उन्होंने ले लिया है बिकॉज बीइंग कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और समथिंग लाइक दैट। सो E21 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2 एंड phi1। यहाँ तक आप लोग आ गए, अगर ये क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। सो आगे जो है, आगे की एक स्टेप उन्होंने दी है। अब आगे उन्होंने लाया है इसको N1 को, देखो यहाँ पे बस N2 था, अब N1 आ गया। N1 कैसे आ गया, हमें क्या पता है कि फ्लक्स जो है ये टोटल फ्लक्स phi1 जो है, ये टोटल फ्लक्स phi1 जो है दैट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न्स। ये भी डिस्कशन हमने कर लिया था कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे, देखो एक टर्न अपना एक फ्लक्स कंट्रीब्यूट करेगा, दो टर्न अपने दोनों फ्लक्स कंट्रीब्यूट करेंगे, तो जितने ज़्यादा टर्न्स रहेंगे उतना ज़्यादा फ्लक्स यहाँ पे आपको मिलेगा। तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ कि phi1 इज़ प्रोपोर्शनल टू N1, phi1 is proportional to N1 and therefore E21 is now phi1 की जगह पे N2 and some constant K into N1। देखो कांस्टेंट तो चेंज होता रहेगा, बट बस एक जनरल सिंबल के लिए हम बस यहाँ पे K लिख रहे हैं। अदरवाइज एक बार आप यहाँ पे K phi1 के N1 लिखोगे ना तो ये K की वैल्यू चेंज होगी, बट इन जनरल इट इज़ अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, हेंस हम यहाँ पे सिंबल सिर्फ K ही रख रहे हैं। हालांकि जब आप phi1 का N1 लिखोगे तो वो चेंज होना ज़रूरी है, बट उन्होंने सिर्फ N1 रखा। सो E इज़ प्रोपोर्शनल टू N2 N1, ऐसा हम यहाँ पे लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि phi1 इज़ प्रोपोर्शनल टू N1, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे उतना ज़्यादा फ्लक्स कंट्रीब्यूशन आपको वहाँ पे मिलेगा, हेंस ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा फ्लक्स आपको यहाँ पे मिलेगा। बढ़ते हैं आगे। सो E2 इज़ प्रोपोर्शनल टू N2 K N1। अब नेक्स्ट जो स्टेप आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि अब वो यहाँ नहीं है। अब उसके लिए हमने इंडक्टेंस का डेरिवेशन किया था, इंडक्टेंस का डेरिवेशन इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, और उसमें हमें पता चला था कि द सेल्फ इंडक्टेंस L इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स। सेल्फ इंडक्टेंस L इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स एंड हेंस यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि क्या लिखना पड़ेगा, L इज़, मुझे यहाँ पे चाहिए N1 N2, ठीक है। यहाँ पे कैसा करना पड़ेगा कि उल्टा हमें लिखना पड़ेगा। सो N इज़ प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ L, कि अगर L इज़ प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर तो N स्क्वायर इज़ प्रोपोर्शनल टू L। बेसिकली इससे हम क्या लिखेंगे, N स्क्वायर इज़ प्रोपोर्शनल टू L, और N स्क्वायर की जगह अगर मुझे N चाहिए सो इन दैट केस N इज़ प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ L। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे। जी हो गया। अब और एक चीज़ है, अब आते हैं यहाँ पे। सो अब देखो E21 इज़ प्रोपोर्शनल टू, अब मैं ये K को हटा रहा हूँ, उन्होंने हटाया है कि नहीं हटाया है, ये वैसे ही रखा है, यस उन्होंने अब फाइनली इसको हटा दिया है। सो देखो अब मैं थोड़ा सा स्टेप्स मेरी इसमें ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू टेक्स्ट बुक, बट E21 इज़ आई कैन राइट N1 N2। अब यहाँ देखो N इज़ प्रोपोर्शनल टू L, सो E21 कैन आई राइट इट इज़ एज रूट ऑफ N1 की जगह रूट L1 एंड N2 की जगह रूट L2। आई कैन राइट दिस बिकॉज N इज़ प्रोपोर्शनल टू रूट L,
सो N1 की जगह पे √L1 एंड L2। ऑफ कोर्स कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, बट अभी भी हम इसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ही लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी नहीं लिखी मैंने। और अब यहाँ पे देखो, ये एक रिलेशन देखो और एक ये रिलेशन देखो। सो m is proportional to e/1, so that means I can write m is proportional to √L1 √L2, that means m is proportional to √L1 L2, ऐसा मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। Now there has to be some constant of proportionality and hence it is taken as k again। देखो ये k सबकी वैल्यूज अलग है, but it is taken as general symbol of constant of proportionality and hence m is equal to k √L1 L2। तो बहुत ही जनरल डेरिवेशन ये दिखाई देता है, ये आपका फाइनल कंक्लूजन है, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। यस, इक्वेशन 12.48। अब हियर k रिप्रेजेंट्स कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, यहाँ पे उन्होंने k को कहा है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। यस, कहीं पे ठीक है। नाउ और कुछ पैरामीटर्स अभी यहाँ पे दिए हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग अच्छी है, बुरी है या है ही नहीं, ये कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए k की वैल्यू उन्होंने बताई है। सो फॉर k, अब कहाँ लिखूँ, यहाँ लिखूँ। फॉर k इक्वल टू 1। इफ़ k इज़ इक्वल टू 1 तो इसका मतलब ये है कि इसका ना कंसेप्ट वाइज में मतलब बता देता हूँ। कंसेप्ट वाइज इसका मतलब ये है कि जितना फ्लक्स यहाँ पे है ना, उतना सारा का सारा फ्लक्स जो है ना वो इस कॉइल में से पास हो रहा है। देखो कुछ फ्लक्स जो है ना ऐसे भी जा सकता है, ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा। सो यहाँ पे कुछ फ्लक्स पहले ही टर्न ले रहा है, बट जब k इज इक्वल टू 1 की बात करता हूँ मैं, दैट मीन्स द टू कॉइल्स आर परफेक्टली कपल्ड। तो पूरा का पूरा फ्लक्स जो प्राइमरी कॉइल में जनरेट हो रहा है, वो पूरा का पूरा फ्लक्स जो है ना वो सेकेंडरी में से पास हो रहा है। इसको कहते हैं परफेक्ट कपलिंग। ठीक है, फिर बात करते हैं, उन्होंने अभी कुछ क्लासिफिकेशन दिया है। लेट मी सी, k ग्रेटर दैन 0.5। सो इफ़ k इज ग्रेटर दैन 0.5 then this case is called as tightly coupled. This case is called as tightly coupled. And if k is less than 0.5 then the two coils are said to be loosely coupled. Two coils are said to be loosely coupled. Okay. और एक केस यहाँ पे उन्होंने कंसिडर की है, वो ये है कि इफ़ L1 इज इक्वल टू L2, तो अगर L1 इज इक्वल टू L2 आ गया तो क्या मिलेगा हमें। सो इन दैट केस m इज़ प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, m इज़ प्रोपोर्शनल टू L, यानी m इज़ इक्वल टू KL, ऐसा हमें एक्सप्रेशन यहाँ पे मिलेगा। बट इसके बारे में कुछ खास ऐसी जानकारी नहीं दी है। तो हमें अभी व्हाट शुड बी द आइडियल वैल्यू ऑफ k, तो ये डिपेंड करता है आपकी एप्लीकेशन क्या है। अगर आपकी एप्लीकेशन ट्रांसफॉर्मर है, अगर आपकी एप्लीकेशन जो है वो ट्रांसफॉर्मर है, इन दैट केस m शुड बी नॉट m, k शुड बी 1। नाउ व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर, ये हम देखेंगे अगले वाले लेक्चर में। और एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, आपको वो पढ़ना है, पेज नंबर 283 पे। उन्होंने कहा है कि अगर ट्रांसफॉर्मर है तो वैल्यू ऑफ k शुड बी हायर। बट अगर कोई होम अप्लायंस है, जैसे ड्रायर का उन्होंने एक एग्जांपल दिया, तो ड्रायर एक जिस मशीन में रखा है उस मशीन में भी अगर कोई वाइंडिंग है तो वो वाइंडिंग और ड्रायर की वाइंडिंग में म्यूचुअल कपलिंग जो है ना दैट शुड बी मिनिमम। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप ड्रायर शुरू करोगे तो उसकी वजह से दूसरी जो वाइंडिंग है उसमें EMF बहुत ज़्यादा इंड्यूस होगा, और उसकी वजह से इफ़ दैट कॉइल इज़ कनेक्टेड टू एनी ओपन एरिया तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। इट इज़ हैज़ार्डस, हमें भी शॉक लग सकता है उसकी वजह से। सो इन सम एरियाज़ द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग शुड बी मिनिमम एंड इन सम एरियाज़ इट शुड बी हायर। डिपेंड करता है कि एप्लीकेशन कौन सी है और कैसी है। और कुछ चीज़ें यहाँ पे उन्होंने बताई हैं कि दो कॉइल्स अगर स्ट्रेट लाइन में हैं, जैसे ये दो कॉइल्स एक ही लाइन में हैं, तो यहाँ पे म्यूचुअल कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग जो है वो मैक्सिमम रहेगा। और अगर ये दो कॉइल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, यानी एक कॉइल ऐसी है और दूसरी कॉइल ऐसी है, तो यहाँ पे म्यूचुअल कपलिंग जो है वो मिनिमम रहेगा। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग जो है ना
वो मिनिमम रहेगा। कुछ चीज़ें दी हैं, उस पैराग्राफ को पेज नंबर 283 के जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ एंड नेक्स्ट पेज का 284 का जो फर्स्ट पैराग्राफ है, इसे ज़रा अच्छे से पढ़ो। कोई डाउट है उसमें तो बता दो, बट आई होप। अब देखो ये डेरिवेशन जो है ना बहुत रफली उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, और मेनली दे आर इंटरेस्टेड इन दिस वन के, ये जो है ना के की वैल्यू में दे आर इंटरेस्टेड। सो और उसका जो क्लासिफिकेशन है वो यहाँ पे दिया है, तो बस वही एक इम्पॉर्टेंट बात है। बाकी कोई ख़ास ऐसे कंसेप्ट्स यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है कि जिसकी वजह से हम ये डेरिवेशन परफेक्टली कर सके। यहाँ पे कुछ परफेक्शन ऐसा खास दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये एक रफली डेरिवेशन है, उसे हमें इस तरह से ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो अभी के लेक्चर के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं ट्रांसफार्मर शुरू करूँगा। ट्रांसफार्मर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे डे टू डे लाइफ में, हम यूज़ नहीं करते बट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा एंड विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। तो अभी के लिए बस इतना ही। कोई भी डाउट है तो पूछो रिगार्डिंग दिस चैप्टर।